हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। एंड आज मैं आपके लिए एक चैप्टर लेके आया हूँ, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। उसके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जल्दी से खत्म करेंगे, ठीक है। इसमें कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो बोर्ड रिपीटेड मोड पे पूछता है, तो एग्जाम में जाने से पहले आप एक बार इसको जस्ट पढ़ लेंगे तो बहुत सारे क्वेश्चन जो हैं वो आपके सॉल्व हो जाएंगे। तो मैं ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, मैं स्टार्ट करता हूँ। लेकिन एक बात बोलूंगा कि अगर आपको लेक्चर जो है वो अच्छा लगेगा तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और शेयर करना ना भूलें। चलो स्टार्ट करते हैं। हमारा चैप्टर है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। इसमें जो सबसे ज्यादा बार क्वेश्चन आता है वो थ्योरीज में से आता है, तो मैं थ्योरी से ही स्टार्ट करूंगा। सबसे इंपॉर्टेंट थ्योरी है वो है BBT, दैट इज बैलेंस बॉन्ड थ्योरी, ठीक है। और दूसरी है क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी स्टेबलाइजिंग एनर्जी, या क्रिस्टल फील्ड थ्योरी बोल दो इसको। इसमें CFSE निकालना हम सीखते हैं, इसको आप ऐसा भी बोल सकते हो, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। तो पहले मैं क्रिस्टल फील्ड थ्योरी से ही स्टार्ट करूंगा, ठीक है। इसको सिंपल वे में समझाने की कोशिश करूंगा। देखो बच्चे, जो हमारा डी ब्लॉक है ना, जो हमारे डी ऑर्बिटल्स होते हैं, 5 डी ऑर्बिटल्स होते हैं। जैसे मैं यहां पे बना लेता हूं 1 2 3 4 एंड 5। इनके अंदर ना बच्चे इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट रहते हैं इनके अंदर, और इसका नाम है DXY, DYZ, DXZ, DX स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड DZ स्क्वायर। ये 5 ऑर्बिटल्स हैं, ठीक है। इनके अंदर इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं। और अब अगर आप कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की बात करोगे तो आपको एक चीज तो पता ही होगी, लिगेंड्स क्या होते हैं। लिगेंड्स वो स्पीसीज होती हैं जो मेटल को अपने इलेक्ट्रॉन्स देती हैं और मेटल के साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाती हैं। तो लिगेंड्स आर इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज, जो मेटल को अपने इलेक्ट्रॉन देके उनके साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाती हैं। अब इनके अंदर भी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और इनके अंदर भी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ये मेटल का डी ऑर्बिटल है, इनके अंदर भी इलेक्ट्रॉन्स हैं और इनके साथ जुड़ने के लिए कौन आएगा? लिगेंड्स, ठीक है। लिगेंड्स इनके साथ जुड़ने के लिए आएंगे और लिगेंड के अंदर भी क्या है? इलेक्ट्रॉन्स, और इनके अंदर भी क्या है? इलेक्ट्रॉन्स। तो होगा कुछ ऐसा, जैसे लिगेंड इन डी ऑर्बिटल्स पे, ये डी ऑर्बिटल किसके अंदर है? मेटल के अंदर है। जब मेटल अपनी ग्राउंड स्टेट में होता है, यानी वो किसी के साथ कंबाइंड नहीं हुआ, प्योर मेटल है, तो उसके इन पांचों की एनर्जी ना पुत्र इक्वल होती है, ठीक है। सबकी एनर्जी इक्वल है, लेकिन कब तक? जब तक लिगेंड ने इसके ऊपर अप्रोच नहीं किया हुआ है जुड़ने के लिए, ठीक है। याद रखना अपना ही, मेटल जब अपनी ग्राउंड स्टेट में होता है तो उसके डी ऑर्बिटल ऐसे दिखते हैं, ठीक है। 1 2 3 4 5 सबकी एनर्जी इक्वल है। इनको बोलते हैं डीजेनरेट ऑर्बिटल्स। डीजेनरेट ऑर्बिटल्स मतलब सबकी एनर्जी इक्वल है, लेकिन सिर्फ कब तक? जब तक लिगेंड इनके ऊपर अप्रोच नहीं करता, अटैक नहीं करता। अब जैसे ही लिगेंड अटैक करेगा ना, तो डी ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन्स और लिगेंड के इलेक्ट्रॉन्स के बीच में हो जाएगी एक टक्कर, रिपल्शन, क्योंकि इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेगा, जिसकी वजह से अब आपका ये जो डी ऑर्बिटल है ये एक जैसा नहीं रह जाएगा, इन सबकी एनर्जी थोड़ी राइज कर जाएगी, ठीक है। मान लीजिए इन सबकी एनर्जी यहां पे पहुंच गई, 1 2 3 4 एंड 5, सबकी एनर्जी थोड़ी राइज कर गई। ये आपका कौन सा था? DXY, ये DYZ, DXZ, DX स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड DZ स्क्वायर। सबकी एनर्जी थोड़ी राइज कर गई। क्यों राइज करी? क्योंकि लिगेंड इलेक्ट्रॉन और मेटल के डी ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन के बीच में रिपल्शन हो गया। अब होगा क्या? अब डिपेंड करता है पुत्र कि लिगेंड जो है वो अटैक कैसे कर रहा है। लिगेंड जो है वो दो तरीके से अटैक कर सकता है, ठीक है। वो कैसे? लिगेंड के अटैक को समझने के लिए मैं थोड़ा सा बताता हूं आपको। बच्चे ये जो DXY ऑर्बिटल होता है ना, यहां बनाते हैं, ये जो आपका DXY ऑर्बिटल होता है,
डी वाई जेड ऑर्बिटल होता है और डी एक्स जेड ऑर्बिटल होता है। ये जो आपके तीन ऑर्बिटल्स होते हैं ना, ये बिटवीन द ऑर्बिटल्स होते हैं, बिटवीन द एक्सिस, सॉरी बिटवीन द एक्सिस, यानी एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस के बीच में होते हैं। याद रखेंगे ये आप, बहुत इंपॉर्टेंट है। डी एक्स वाई, डी वाई जेड और डी एक्स जेड, ये तीन ऑर्बिटल एक्सिस के बीच में होते हैं, ठीक है, एक्स वाई जेड एक्सिस के बीच में। और बचे दो, एक कौन सा, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर। ये दो ऑर्बिटल आपके प्रेजेंट होते हैं ऑन द एक्सिस, ऑन द एक्सिस, एक्स वाई जेड एक्सिस के ऊपर होते हैं, ठीक है। अब जब लिगेंड अटैक करता है ना, तो जब आपके टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस होते हैं, टेट्राहेड्रल, उनके केस में लिगेंड बिटवीन द एक्सिस अटैक करता है। कौन से केसेस में, टेट्राहेड्रल। जितने भी आपके टेट्राहेड्रल कंपाउंड है, उनमें जो आपका लिगेंड है वो अटैक कहां से कर रहा है, बिटवीन द एक्सिस कर रहा है, जिसकी वजह से इन तीन ऑर्बिटल को ज्यादा रिपल्शन मिलेगी। ये आपने याद रखना है, ठीक है। क्या बता रहा हूं, सिंपली समझ लो। लिगेंड जब अटैक करेगा बिटवीन द एक्सिस, कब करेगा, जब कंपाउंड कौन से होंगे, टेट्राहेड्रल। तो बिटवीन द एक्सिस कौन से ऑर्बिटल है, एक्स वाई, वाई जेड और जेड एक्स, तो इन्हीं की एनर्जी बढ़ेगी। तो टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में इन तीन ऑर्बिटल को ज्यादा रिपल्शन मिलता है, जिसकी वजह से इन तीनों की एनर्जी राइज करेगी, ठीक। ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में क्या होगा, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में लिगेंड जो है वो अटैक करेगा ऑन द एक्सिस, जिसकी वजह से इन दो ऑर्बिटल को ज्यादा रिपल्शन मिलेगा और ये दो जो ऑर्बिटल है उनकी एनर्जी ज्यादा होगी। फिर से बता रहा हूं, लिगेंड हमेशा एक तरीके से अटैक नहीं करता जुड़ने के लिए, वो इन ऑर्बिटल के ऊपर दो तरीके से अटैक करता है। अगर वो अटैक करेगा बिटवीन द एक्सिस, तो धक्का उन्हीं को जोर से बजेगा जो बिटवीन द एक्सिस होंगे, और बिटवीन द एक्सिस है कौन से, एक्स वाई, वाई जेड और एक्स जेड, तो इनकी एनर्जी बढ़ जाएगी। और अगर आपका लिगेंड अटैक करेगा ऑन द एक्सिस, तो ऑन द एक्सिस है कौन से, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर, तो इन्हीं की एनर्जी राइज करेगी, ओके। अब यहां पर मैं पहला केस बना लेता हूं ऑक्टाहेड्रल का। तो ऑक्टाहेड्रल के केस में क्या होने जा रहा है, लिगेंड कहां से अटैक कर रहा है, ऑन द एक्सिस अटैक कर रहा है। तो ऑन द एक्सिस अटैक करने पे इन दो की एनर्जी ज्यादा बढ़ जाएगी। तो अब आप दोबारा से उसको बनाएंगे, दो ऑर्बिटल की एनर्जी क्या हो गई, ज्यादा, और तीन ऑर्बिटल की एनर्जी क्या हो गई, कम। इनको ज्यादा जोर से धक्का बज गया। यहां पर हम लिखेंगे डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर। यहां लिखेंगे डी एक्स वाई, डी वाई जेड और डी एक्स जेड। कई बार क्या होता है, आप क्या करते हो ना, इसके बाद डायरेक्ट वो डायग्राम बना लेते हो, लास्ट वाली डायरेक्ट स्प्लिटिंग कर देते हो, और इससे ना आप एनर्जी, इससे मेन एनर्जी से भी नीचे ले जाते हो, वो गलत है। हमें पहले, सबसे पहले सबकी थोड़ी एनर्जी राइज होगी और फिर वो स्प्लिटिंग होगी। इस चीज को क्या बोलते हैं कि अब आपका जो डी ऑर्बिटल था वो डीजनरेट नहीं रह गया, वो दो हाफ में डिवाइड हो गया, ठीक है। इस चीज को बोलते हैं, ये जो हुआ है, दिस इज नोन एज डी डी स्प्लिटिंग। क्या बोलते हैं इसको, डी डी स्प्लिटिंग, ठीक है। और ये जो गैप है इसको बोलते हैं डेल्टा ओ। डेल्टा ओ क्यों बोला मैंने, क्योंकि ये ऑक्टाहेड्रल का केस था, क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजिंग एनर्जी, तो इनके बीच में गैप क्रिएट हो गया, ठीक है। ये ऐसा डायग्राम हमारा बनता है किसके केस में, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस के केस में। अब ये कितना गैप है, इधर से क्या कैलकुलेशंस निकलती हैं, मैं उसके बारे में बात करने जा रहा हूं। लेकिन पहले आपने एक चीज समझनी है जो बेसिक चीज है। बेटे देखो, जब मेटल अपनी ग्राउंड स्टेट में होगा तो उसके पांचों ऑर्बिटल की एनर्जी सेम, ठीक। जैसे ही लिगेंड ने जुड़ने के लिए अटैक कर दिया, कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए अटैक किया, तो लिगेंड ने अटैक दो तरीके से कर सकता है। लिगेंड अटैक अगर उसने अटैक करा बिटवीन द एक्सिस, तो जो ऑर्बिटल इनमें से बिटवीन द एक्सिस थे पहले तीन, उनकी एनर्जी बढ़ जाएगी। यहां बनाया नहीं है मैंने, वो ऑक्टाहेड्रल में होगा, इनकी एनर्जी बढ़ जाएगी, ये ऊपर आएंगे और ये वाले दो नीचे आएंगे। ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में क्या होगा, ऑन द एक्सिस अटैक होगा, तो इन दो की एनर्जी बढ़ेगी और इन दो की एनर्जी कम होगी, जैसे मैंने यहां बनाया। अब जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, देखो। अब हम क्वेश्चंस की बात करेंगे, ठीक है बच्चे। अब ये जो स्प्लिटिंग हुई है ना, यहां पर गैप जो आया है,
ये गैप भी एक चीज और पे डिपेंड करता है, वो किस पे, कि जो लिगेंड जुड़ने के लिए आया वो कैसा था, क्या उसने जो धक्का लगाया वो जोर से लगाया या जो उसने धक्का लगाया वो धीरे से था। मींस उस वो जो रिपल्शन कॉज कर रहा है क्या वो धीरे से था कि जोर से। मतलब यहां पर ऐसा नहीं होगा कि जोर का झटका है धीरे से लगा, नहीं, यहां पर जो जोर का झटका है वो जोर से ही लगेगा। यानी जो लिगेंड स्ट्रॉन्ग फील्ड होगा, देखो लिगेंड्स की ना दो टाइप से बेटू, कौन सी, वन इज स्ट्रॉन्ग फील्ड एंड सेकंड इज वीक फील्ड। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स वो होते हैं जो जोर से धक्का मारते हैं, जो रिपल्शन कॉज करवाते हैं। कौन से याद रखेंगे, मैं दो तीन बता रहा हूं, अमोनिया, साइनाइड और कार्बोनाइड, CO, कार्बोनाइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, CO, ये तीन स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड हैं। ये यहां पे जिधर भी ये तीन होंगे तो ये बड़ी जोर से धक्का मारेंगे, जोर से धक्का मारेंगे गैप ज्यादा होगा, धीरे से मारेंगे तो गैप कम होगा। यानी क्रिस्टल फील्ड जो स्प्लिटिंग हो रही है, ये स्प्लिटिंग भी दो चीजों पे डिपेंड करती है कि लिगेंड कितनी जोर से इसको रिपेल कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट मैं बात करूंगा वीक फील्ड, तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, वाटर, ये सारे वीक फील्ड लिगेंड्स हैं। ये इतनी जोर से रिपल्शन नहीं करते, यानी अगर ये लिगेंड होगा ना आपका तो इसका गैप कम होगा, और अगर ये लिगेंड होगा तो गैप ज्यादा होगा, ये समझ लीजिएगा, ठीक है। चलिए अब मैं स्टार्ट करने वाला हूं क्वेश्चंस, कि यहां पर क्वेश्चंस आपके कैसे आएंगे। तो बात यहां पर मैं कर रहा हूं ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस की, ठीक है। तो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस का डायग्राम अभी आपने देखा था, ये बनाया हुआ है मैंने। अगर मैं यहां से एक लाइन खींच लूं, इसको बोलते हैं बेरी सेंटर, क्या बोलते हैं, वेरी सेंटर बोलते हैं। और इसके ऊपर जो इतना सा एरिया, इसको हम बोलते हैं 0.6 DQ, डेसीक्वेंटा, मतलब ये टोटल डिस्टेंस 1 डेसीक्वेंटा है, ठीक है। तो ऊपर की तरफ कितना हो गया 0.6, इतनी एनर्जी इनकी ज्यादा है मेन एनर्जी से, और इनकी कितनी कम है, वो है -0.4 DQ। ये आपको याद रखना है बच्चे, ठीक है। यानी 0.6 के साथ ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में इन दो ऑर्बिटल की एनर्जी बढ़ती है, और इन तीन की, और इस सेट को बोलते हैं T2G सेट। T2G सेट का मतलब है, ये एक स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म है, T2G के साथ इन तीन ऑर्बिटल को रिप्रेजेंट करते हैं और इसको EG के साथ रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। देखो बच्चे क्वेश्चन कैसे आएंगे। अब इस पूरी एनर्जी का गैप निकालने का हमारे पास एक फॉर्मूला है, CFSE, निकालिए। दो केसेस आएंगे, स्ट्रॉन्ग फील्ड और वीक फील्ड का। देखो यहां पर मैं लिख रहा हूं लिगेंड जब आपका कौन सा होगा, स्ट्रॉन्ग फील्ड, चलो वीक फील्ड लिखते हैं पहले, वीक फील्ड, और यहां पर हम लिखते हैं जब लिगेंड कौन सा होगा, स्ट्रॉन्ग फील्ड। क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजिंग एनर्जी ऑक्टाहेड्रल के लिए कैसे निकलती है, आप लोग ध्यान में रखिएगा। क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजिंग एनर्जी ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस के लिए कैसे निकलती है, CFSE इज इक्वल्स टू, जो कम हो रही थी एनर्जी पहले वो, इज इक्वल्स टू -0.4 इंटू एक्स। एक्स का मतलब है कि यहां पर इलेक्ट्रॉन कितने हैं, एक्स, क्या लिखा बच्चे, इसका मतलब समझ लीजिए जरा। ये जो आपने डायग्राम बनाया है ना, पहले आपने इधर से स्टार्ट करेंगे, तो -0.4 के साथ एनर्जी कम हुई थी, एक्स का मतलब है कि यहां पर इलेक्ट्रॉन कितने, T2G सेट में इलेक्ट्रॉन कितने हैं, ठीक है। प्लस कर दीजिए इसमें, ऊपर कितनी राइज करिए 0.6, ठीक है, और यहां y लिख दो, यानी ऊपर कितने इलेक्ट्रॉन्स EG सेट में, और आगे डेल्टा O लिख देंगे। ये फॉर्मूला आप लोग यूज करेंगे बच्चे, क्या निकालने के लिए, क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजिंग एनर्जी निकालने के लिए। चलिए अब मैं केस लेने जा रहा हूं। सबसे पहला केस हमारा आ गया, जब यहां पर एक इलेक्ट्रॉन होगा D1, तो पहला केस कौन सा आ गया, D1 का केस आ गया। चलो एक और यहां पर लाइन खींच लीजिए छोटी सी, D1, जब D में एक इलेक्ट्रॉन होगा, तो यहां पर एक है तो यहां पर भी एक ही होगा, और यहां पर पहले लो वाले फील्ड होंगे, हो गया फिल। चलिए निकालिए कितना आएगा, तो आएगा -0.4 इंटू 1, भाई नीचे कितने इलेक्ट्रॉन है, एक, तो x की वैल्यू कितनी है, यहां बता दूं मैं, x क्या है, T2G में कितने इलेक्ट्रॉन है, और y क्या है, EG में कितने इलेक्ट्रॉन है। सो -0.4 इंटू 1 प्लस
0.6 इंटू वाई, वाई है ही नहीं, जीरो है, तो ये वैल्यू पूरी जीरो हो गई और आंसर आ गया आपका -0.4। तो अगर वीक फील्ड होगा तो आपके CFSC कितनी निकली D1 के केस में 0.4 डेल्टा हो, ठीक है। और अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड होगा तो भी यही वैल्यू आएगी। बच्चे चेंज पता कहां पर होगा स्ट्रॉन्ग फील्ड और वीक फील्ड का केस, जब चौथा इलेक्ट्रॉन आएगा। अभी सेकंड के लिए अगर आप निकालेंगे तो यहां 2 हो गए, यहां पर भी 2 हो गए, यहां पर भी 2 हो गए, तो सेम ही है ना, ऊपर कुछ जा ही नहीं रहा, अभी तो पहले लोअर वाले फिल होंगे। तीसरा भी आया, यहां पे आ गया, लेकिन जब फोर्थ इलेक्ट्रॉन आएगा प्रॉब्लम वहां से शुरू होगी, मेन प्रॉब्लम 4 से। जैसे ही फोर्थ इलेक्ट्रॉन आया, यहां पे आया, अब बात आ गई भाई, आपने मुझे बुला तो लिया लेकिन मैं जाऊं कहां, इधर के इधर, है ना। ये इलेक्ट्रॉन बोल रहा है कि मैं इधर चला कि उधर, किधर जाऊं, तो वो डिपेंड करता है लिगेंड की टाइप पे। अगर होगा स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड तो उसने जोर से धक्का मारा होगा, गैप बड़ा ज्यादा होगा, इलेक्ट्रॉन ऊपर जा ही नहीं पाएगा। तो स्ट्रॉन्ग फील्ड में जब तक ये सारे के सारे फिल नहीं हो जाते तब तक इलेक्ट्रॉन ऊपर नहीं जाएगा, ठीक है। तो क्या बोला, और वीक फील्ड में क्या होगा बच्चे, रिपल्शन इतनी हुई नहीं, वीक फील्ड लिगेंड ने इतने जोर से रिपेल ही नहीं किया, गैप इतना ज्यादा था ही नहीं, तो इलेक्ट्रॉन ऊपर जा सकता है। तो फोर्थ इलेक्ट्रॉन यहां कब जाएगा, जब वीक फील्ड लिगेंड होगा, और यहां पे पेयर कब होगा, जब स्ट्रॉन्ग फील्ड होगा। तो एक चीज सीखने को मिली, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के केस में पेयरिंग हो जाती है, ठीक है। चलिए अब मैं D4 का केस ले लेता हूं, D4 का। तो आया फोर्थ इलेक्ट्रॉन, यहां पे भी आ गया। अब डिपेंड करते हैं हम लिगेंड कौन सा ले रहे हैं, तो पहले हम लिगेंड ले रहे हैं वीक फील्ड, तो वीक फील्ड में वो इलेक्ट्रॉन ऊपर जाएगा, निकाल दीजिए अब कितना आएगा आंसर। तो आप बोलोगे सर नीचे इलेक्ट्रॉन है 3, तो आप लिखोगे -0.4 इंटू 3 प्लस ऊपर है 1, तो 0.6 इंटू 1, क्या आ गया -1.2 प्लस 0.6 एंड योर आंसर इज 0.6 -1, ठीक है। ये आपकी एनर्जी आ गई, क्लियर है। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब अगर मैं बात करने जा रहा हूं अभी D5 की, D5 का निकालते हैं। अच्छा ये तो हो गया स्ट्रॉन्ग फील्ड, वीक फील्ड का। स्ट्रॉन्ग फील्ड में क्या होगा, तो स्ट्रॉन्ग फील्ड में ये इलेक्ट्रॉन इधर नहीं जाएगा ना बच्चों, यहीं पे क्या हो जाएगा, पेयर। तो क्या निकलेगा आंसर, कितने इलेक्ट्रॉन है अब नीचे 4, तो 0.4 माइनस इंटू 4, बस इतना ही रहेगा क्योंकि आगे 0 हो जाना है। योर आंसर इज -1.6 डेल्टा ओ, ठीक है। अब मैं D5 का केस लेने जा रहा हूं। D5 पहले वीक फील्ड और फिर स्ट्रॉन्ग फील्ड। एक और इलेक्ट्रॉन डाल दो, यहां पे आ गया। अब पहली बात किसकी करेंगे, वीक फील्ड की। तो वीक फील्ड के केस में क्या होना है, बोलो, अब तो आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो D5 के केस में वीक फील्ड में इलेक्ट्रॉन ऊपर चला जाएगा, ठीक है। 3 थे, ये 4 और ये 5, वीक फील्ड में 2 ऊपर आ गए। अब निकालो आंसर कितना आता है, तो आप लिखोगे सर -0.4 इंटू कितने हैं टोटल 3 प्लस ऊपर कितने गए 0.6 इंटू 2, तो यहां से भी आया आपका -1.2 प्लस 1.2 कैंसल एंड योर आंसर इज 0। यानी CFSE की कोई वैल्यू ही नहीं, क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजिंग की एनर्जी है ही नहीं, स्प्लिटिंग हुई नहीं है। बच्चे याद रखना एक मेरी बात, D0, D10 और साथ में D5 भी, लेकिन कब, D5 कब, जब स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होगा, ठीक है। स्ट्रॉन्ग फील्ड है ना, नहीं सॉरी वीक फील्ड, वीक फील्ड होगा जब। इन तीनों केस में कोई भी कंपाउंड कलर्ड नहीं होता। क्यों नहीं होता, क्योंकि वो DD स्प्लिटिंग शो नहीं करता। बच्चे यही रीजन है कलर्ड कॉम्प्लेक्सेस का। जब कोई इलेक्ट्रॉन यहां से ऊपर से नीचे आएगा तो उसको DD ट्रांजिशन कहते हैं, ठीक है। और वही रीजन होता है कलर्ड कॉम्प्लेक्सेस का। अगर आपको कोई पूछे कि कंपाउंड कलर्ड क्यों होते हैं, तो आप बोलो सर जब कोई मेटल अपनी ग्राउंड स्टेट में होता है तो उसके सारे d ऑर्बिटल की एनर्जी बराबर होती है, उसको कहते हैं डीजेनरेट ऑर्बिटल, ठीक। लेकिन जैसे ही लिगेंड ने अटैक कर दिया बॉन्ड बनाने के लिए, तो उसका डीजेनरेट ऑर्बिटल अब डीजेनरेट नहीं रह गया,
उसकी एनर्जी अब इक्वल नहीं है, वो दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, एक की एनर्जी हाई और एक की एनर्जी लो। वो डिपेंड करता है कि एनर्जी बढ़ेगी किसकी और कम किसकी होगी। ज्यादा उसकी हो जाएगी जहां से लिगेंड ने अटैक करा है। अगर लिगेंड ने अटैक किया बिटवीन द एक्सिस तो तीन ऑर्बिटल की एनर्जी बढ़ जाएगी और वो टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस होंगे। और अगर कम हो गई, दो की ज्यादा होगी, तो वो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स होंगे। ठीक है, और जब वो कॉम्प्लेक्स बनेगा उसके बाद मतलब वो डीडी स्प्लिटिंग हो गई, और जब कोई इलेक्ट्रॉन डीडी स्प्लिटिंग के बाद ग्राउंड स्टेट वाला एक्साइटेड स्टेट में जाके वापस अपनी ग्राउंड स्टेट पे आएगा, जिसको बोलेंगे डीडी ट्रांजिशन। वही रीजन है कलर्ड कॉम्प्लेक्सेस का। ओके, तो ये आपके मैंने कुछ पार्ट। अच्छा, D10 के केस में क्या होगा बच्चे? D10 भी निकाल लो। D10 में क्या होगा? जैसे वही दो केस आ जाएंगे फिर से, तो बाकी का काम आपके लिए खुद से है। बस आपने एक बात याद रखनी है, वीक फील्ड के केस में तीन यहां फील होंगे, फोर्थ इधर, फिफ्थ इधर, सिक्स्थ, सेवंथ, एट्थ, नाइन्थ, टेंथ। लेकिन स्ट्रॉन्ग फील्ड के केस में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 होगा। ऊपर इलेक्ट्रॉन तब जाएगा जब नीचे वाला कंप्लीटली फील्ड हो जाएगा स्ट्रॉन्ग फील्ड के केस में। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूं आपको ये समझ में आ गया होगा। और हाँ, टेट्राहेड्रल के केसेस में आप ये कैलकुलेशंस कैसे करोगे वो भी मैं समझा देता हूं। चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। तो देखेंगे बच्चे टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में क्या होगा। टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में आपने इस डायग्राम को थोड़ा सा चेंज कर देना है। दो ऑर्बिटल नीचे आ जाएंगे और तीन ऑर्बिटल ऊपर आ जाएंगे। इसको क्या बोलेंगे अब? T2G, और इसको क्या बोलेंगे? EG। ठीक है, नाम भी बदलेंगे, इनके नाम भी बदलेंगे, काम भी बदलेंगे। यहां पे आएगा DXY, यहां पे DYZ और यहां पे DXZ। यहां पे आएगा DX² माइनस वाई स्क्वायर और यहां आ जाएगा DZ²। ठीक है, सेम वही चीज रिपीट होगी। क्या चीज रिपीट होगी? कि पहले वीक फील्ड होगा तो धक्का जोर से नहीं बजेगा, तो इलेक्ट्रॉन ऊपर आराम से जा सकते हैं। ठीक है, और अगर होगा स्ट्रॉन्ग फील्ड तो रिपल्शन बहुत स्ट्रांगली हुआ होगा, गैप ज्यादा होगा, पहले नीचे फिल होंगे फिर ऊपर जाएगा इलेक्ट्रॉन। ठीक है, लेकिन इसके लिए फॉर्मूला आप क्या यूज करेंगे वो मैं आपको बता देता हूं एक बार। तो आप लिखोगे CFSE फॉर डेल्टा T इज इक्वल्स टू, कैसे निकलेगा? पहले मैं अभी किसके लिए बता रहा हूं आपको? टेट्राहेड्रल के लिए। तो इसमें टेट्राहेड्रल में इसकी डायग्राम थोड़ी चेंज करनी पड़ेगी मुझे, यहां पर वैल्यूज चेंज करनी पड़ेंगी। तो टेट्राहेड्रल में वैल्यूज हैं आपकी 0.6 नीचे आ जाएगा, -0.6 और ऊपर आएगा +0.4 dq। और फॉर्मूला आपको पता है आपने कैसे बनाना है। नीचे वाले कौन सा कितना कम हुआ? -0.6, x लिख दो, प्लस ऊपर कितना है? 0.4 और इसको y कर दो। अब ये 0.6 इंटू एक्स जो है ये Eg के इलेक्ट्रॉन हैं और 0.4 वाले जो इलेक्ट्रॉन हैं ये T2G के इलेक्ट्रॉन्स हैं। बाकी फॉर्मूला वही लगेगा। यहां पर आप D10 चेक करो एक बार। D10 के केस में क्या होगा? तो फॉर्मूला लगाएंगे, फुल होगा सारा, फुल, ये भी फुल। अब करो चेक जरा क्या अंतर है। तो D10 के केस में चाहे स्ट्रॉन्ग फील्ड हो चाहे वीक फील्ड हो सारा फुल रहेगा। एनर्जी कितनी आएगी? -0.6, कितने इलेक्ट्रॉन नीचे? 4, प्लस 0.4 इंटू वाई, कितने ऊपर? 6, 6 4 जा 24, -2.4 प्लस 6 4 जा 24, 2.4, ये और ये कैंसिल, आंसर इज 0। मतलब ये हो गया कि जब भी आपका CFSE 0 आएगा तो मतलब वो कंपाउंड स्प्लिटिंग नहीं कर रहा, मतलब उस कंपाउंड में DD ट्रांजिशन नहीं होगी, मतलब वो कंपाउंड कलर्ड नहीं होगा। ठीक है, तो ये थी आपकी पहली थ्योरी जिसको हम लोग क्या कहते हैं?
क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। तो जो इसका मेन निचोड़ था वो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। अब जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे D1 D2 देखो मैं आपको बोलता हूं बच्चे, ये टेट्राहेड्रल के केस में D3 का बिग फील्ड के केस में, चलो मैं कुछ क्वेश्चन करवाता हूं अब आपको, ठीक है। देखो अब इस डायग्राम को इधर तक मिटा देते हैं, देखेंगे अब आप क्वेश्चंस। आपको बोला टेट्राहेड्रल के केस में D3 D4 निकालिए स्ट्रॉन्ग फील्ड के केस में, तो आप बोलोगे 2 मिनट में निकल जाएगा। स्ट्रॉन्ग फील्ड है ना, नीचे कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? 4। तो जब तक 4 फुल नहीं हो जाते इलेक्ट्रॉन ऊपर नहीं जाएगा, तो 3 और 4 तो ऊपर जाएगा ही नहीं, नीचे से ही काम खत्म कर देना हमने। यहां पर क्या आएगा? कितने इलेक्ट्रॉन थे? 4, यहां 3 है ना, तो पहले 3 वाला केस ले लेते हैं। तो हम लिखेंगे -0.6 इंटू 3, आगे वाला 0 क्योंकि ऊपर कोई इलेक्ट्रॉन होगा ही नहीं, तो कितना है ये 1.8 माइनस में। यहां पे कितना आएगा? 4 है ना, -0.6 इंटू 4, आंसर इज 2.4 माइनस में। लेकिन अगर आपको बिग फील्ड में बोला होगा तो क्या होगा? तो आप बोलोगे सर बिग फील्ड में ना 1 2 3 और 4 ऊपर जाएंगे, तो D3 में क्या होगा? 1 इलेक्ट्रॉन ऊपर भी होगा, तो आप लिखोगे 0.6 इंटू 2 ही करोगे, नीचे 2 प्लस 0.4 इंटू 1, तो आंसर आया 1.2 माइनस में प्लस 0.4 एंड योर आंसर इज 0.8। तो ये अब CFSC कैसे निकालते हैं वो मैंने आपको डिटेल में समझा दिया। अब मैं बात करूंगा दूसरी थ्योरी की, सेकंड थ्योरी जो है, ठीक है। सेकंड थ्योरी कौन सी है? बैलेंस बॉन्ड थ्योरी। चलो अब उसकी बात करते हैं। उम्मीद करता हूं आपको ये समझ में आ गया होगा। पहले भी बच्चे मैंने लेक्चर्स बनाए थे 2-4 दिन पहले, लेकिन माइक ही नहीं चल रहा था तो वो लेक्चर नहीं अपलोड हो पाया। वो मैंने 2 आवर्स का लेक्चर रिकॉर्ड करा था, लेकिन मेरी मेहनत पे पानी फिर गया। चलिए कोई बात नहीं, जल्दी से जो नोट करना करो, मैं मिटा रहा हूं उसको। माइक चल रहा है, आज माइक चल रहा है अभी तक। अब हम बात करेंगे बैलेंस बॉन्ड थ्योरी की। तो बैलेंस बॉन्ड थ्योरी पढ़ने से पहले हमें ना 3D सीरीज की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन टिप्स पे होनी चाहिए, ठीक है। बैलेंस बॉन्ड थ्योरी क्या है? तो आप बोलेंगे शक्ति विकर्मण फी को नी को जन। बच्चे ये डी ब्लॉक है, मैंने आपको एलिमेंट्स बता दिए 3D सीरीज के। एटॉमिक नंबर 21 से 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 एंड 30। क्या है इनका कन्फिगरेशन? हीलियम, नियॉन, एर्गॉन, नोबल गैस यूज होगा सब में 18, एर्गॉन सब में यूज होगा 18 तक, हमें आगे वाले से मतलब है। तो यहां पे होगा 3D1 4s2, 3D2 4s2, 3D3 4s2, और 4 होता नहीं है। D4 और D9 बच्चे नहीं होगा, उसकी जगह पे डायरेक्ट 5 आ जाएगा, उसकी जगह पे डायरेक्ट 10 आ जाएगा। 3D5 4s1, 3D5 4s2, 3D6 4s2, 3D7 4s2, 3D8 4s2, 3D10 4s1, 3D10 4s2। ये हो गया हमारा डी ब्लॉक पूरा, ठीक है। अब इनको लर्न कैसे करना है फटाफट से बता देता हूं मैं आपको। एक मंत्र है मेरे पास। बच्चे हम जादू टोनों के साथ भी डील करते हैं, मजाक कर रहा हूं। मैं आपको सिखा रहा हूं कि लर्न कैसे करना है आपने फटाफट से। तो सबसे पहले डी ब्लॉक की फर्स्ट रो कैसे लर्न की जाती है सुन लीजिए। आप अपने मन से कहेंगे कि मेरे साथ शक्ति कर ले थोड़ी सी। अब बोर्ड के पेपर आ गए हैं, तो शक्ति भी कर मन, शक्ति भी कर मन, फी को नी को जन, शक्ति भी कर मन, फी को नी को जन, स्वाहा। ठीक है, शक्ति भी कर मन, फी को नी को जन, स्वाहा। शक्ति भी कर मन, फी को नी को जन, खत्म, इतना ही है। और 1 से स्टार्ट कर दो, 3D1, 3D2, डी में एक इलेक्ट्रॉन बढ़ाते जाएं, 1 2 3 4 5 5 5 दो बार आएगा। पहला 5 आएगा तो एस में 1 इलेक्ट्रॉन, दूसरा 5 आएगा एस में वापिस 2, 5 5 6 7 8, फिर 9 नहीं आएगा, 10 आएगा 2 बार।
पहले 10 होगा एस में 1, दूसरा 10 होगा तो एस में 2। तो ये आपको लर्न करनी है। लर्न क्या करना है, जस्ट बहुत सिंपल सा है, ये कुछ भी नहीं है। चलिए अब मैं बात करूंगा कि बैलेंस बॉन्ड थ्योरी हमको क्या सिखाती है। तो बच्चे बैलेंस बॉन्ड थ्योरी हमको 3 चीजें सिखाती है, ठीक है। जल्दी से जो आपको एग्जाम में पूछा जाता है वही मैं बता रहा हूं। क्या क्या पूछती है वो, यहां लिखता हूं। सबसे पहले आपको पूछेगी कि जो कंपाउंड आपका बनेगा वो इनर कॉम्प्लेक्स होगा या आउटर कॉम्प्लेक्स होगा। इनर और आउटर का क्या मतलब है कि जो डी ऑर्बिटल आपका यूज हो रहा है वो 3D यूज हो रहा है या बाहर वाला डी यूज हो रहा है। एक चीज बताऊं आपको, देखो ये 3D 1 और 4s2 था ना, इसके आगे भी ऑर्बिटल होते हैं। कौन से, मैं पूरे लिखता हूं, 3D 4s 4p 4d, पूरे ऑर्बिटल ये हैं। अगर ये वाला डी यूज हुआ तो आउटर कॉम्प्लेक्स, अगर ये वाला डी यूज हुआ तो इनर कॉम्प्लेक्स। अब ये कब यूज होगा, अभी आपको क्लियर हो जाएगा। तो इनर कॉम्प्लेक्स, आउटर कॉम्प्लेक्स। बच्चे अगर आपको मेरा लेक्चर सही लगता है तो आप शेयर जरूर करें, क्योंकि मैं देख रहा हूं कि आप लोग वीडियो देखते हो शेयर नहीं करते हो, तो प्लीज रिक्वेस्ट है शेयर जरूर करिएगा वीडियो को। इनर कॉम्प्लेक्स आउटर कॉम्प्लेक्स क्या होता है। दूसरा, आपका कंपाउंड लो स्पिन है या हाई स्पिन है। आपका कंपाउंड लो स्पिन है या हाई स्पिन है, ठीक है। थर्ड, लो स्पिन हाई स्पिन भी हो गया, माइक चल रहा है ना, ओके। लो स्पिन है या हाई स्पिन है, ये भी हो गया। और थर्ड, एक क्या आपका कंपाउंड पैरामैग्नेटिक है या डायामैग्नेटिक है। ये 3 चीजें आपको उसमें बतानी है, ठीक है। और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन भी बताने हैं, वो पता चल जाएगा सब कुछ। तो इसके लिए मैं आपको एक एग्जांपल समझाऊंगा, ठीक है। लाइक मैंने कंपाउंड लिया Ni, कंपाउंड ले लेते हैं NiCl4, निकल का कंपाउंड ले लेते हैं NiCl4 और चार्ज है इसके ऊपर 2 नेगेटिव। ये कंपाउंड है। इस कंपाउंड के बारे में आपको पूछा जा रहा है कि ये कंपाउंड कैसे, इसके ये 3 चीजें बताएं। हाइब्रिडाइजेशन भी बतानी है आपको, हाइब्रिडाइजेशन भी बतानी है, ठीक है। देखो बच्चे, सबसे पहला काम, आपने निकल की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है। तो क्या थी निकल की, यहां से देख लो 3d8 और 4s2। तो आप लिखोगे सर ये थी 3d8 4s2, आगे 4p भी होता है लेकिन 0 है, 4d भी होता है लेकिन 0 है, ठीक है। अब आप निकल का यहां पर ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे। निकल इन एक्साइटेड स्टेट कितना आएगा, x मान लीजिए निकल को, 4 है क्लोरीन, 4 इंटू -1 इज इक्वल्स टू -2। तो ये उधर जाएगा तो +2 आएगा, यानी निकल का यहां पर ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है, +2। तो 2 इलेक्ट्रॉन इसमें से फेंक दो बाहर, तो कहां से जाएंगे बच्चे, s में से जाएंगे, ठीक है। तो अब आपका ये क्या रह गया, 3d8 रह गया, बाकी सब खत्म, 0 0 और 0, ठीक है बच्चे। अब आएगा लिगेंड जुड़ने के लिए। पहले निकल अपनी एक्साइटेड स्टेट में गया, और अब जब जैसे निकल क्लोरीन जुड़ने के लिए आएगा तो आपने सबसे पहले ये देखना है कि ये एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है या वीक फील्ड लिगेंड है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड मैंने अभी आपको बताए थे 3, मैक्सिमम 3 के कंपाउंड पूछे जाते हैं, एक अमोनिया, एक कार्बोनाइल और एक और है साइनाइड। बच्चे याद रखना ये 3 बहुत स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। ये पेयरिंग करवाते हैं, ये धक्का मारते हैं जोर से, बाकी कोई भी होगा तो नहीं मार पाएगा, ठीक है। तो यहां पर आपका क्लोरीन है तो ये धक्का नहीं मार पाएगा। तो अब इनको ना आप ऑर्बिटल के अकॉर्डिंग लिखिए बच्चे। डी के 5 ऑर्बिटल होते हैं, कितने इलेक्ट्रॉन है, 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। एस में कितने हैं, 0, कोई भी नहीं है। पी में कितने हैं, 0, डी में कितने हैं, 0, ठीक है। अब कितने क्लोरीन जुड़ने के लिए आ रहे हैं बच्चे, अब देखो लिगेंड कौन सा था आपका, वीक फील्ड, तो वो इन इलेक्ट्रॉन को अंदर की तरफ धक्का मार के पेयर नहीं करवा सकता। ये आपका 3d8 ही रहेगा, ये आपका 4s है, ये आपका 4p है और ये आपका 4d है। अब आ गए क्लोरीन जुड़ने के लिए, तो कितने क्लोरीन जुड़ेंगे, 4। उनको चाहिए, देखो ये लिगेंड है, ये अपना पूरा पेयर देके बॉन्ड बनाएगा। अगर पेयर दे रहा है तो उसको बिल्कुल खाली ऑर्बिटल चाहिए, क्योंकि एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं। तो मतलब याद रखना लिगेंड को जुड़ने के लिए पूरा खाली बॉक्स चाहिए, बॉक्स मतलब ऑर्बिटल, ठीक। तो यहां से जुड़ना शुरू हो जाएगा वो। एक यहां जुड़ जाएगा क्लोरीन, मैंने 2 क्रॉस बनाए, मतलब क्लोरीन ने अपने 2 इलेक्ट्रॉन डाल दिए इसमें, क्लोरीन
क्लोरीन, क्लोरीन एंड क्लोरीन। तो अब ये ऑर्बिटल यूज हो गए बॉन्डिंग के लिए। इसमें एक s का बॉक्स था, 3 p के बॉक्स थे, 3 p के ऑर्बिटल है, एक s का ऑर्बिटल है। यानी आप बोलोगे सर ये हो गया sp3 हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडेशन हमको पता चल गई, इतना सा ही क्वेश्चन था। बैलेंस बॉन्ड थ्योरी इतना ही पूछती है, ठीक है। क्वेश्चन अलग अलग हो सकते हैं, बस इतना ही काम आपको करना होता है। चलिए अब इनके 4 पॉइंट डिस्कस करते हैं, आप खुद ही आंसर दोगे मुझे। बच्चे बताओ डी अंदर वाला यूज हुआ या बाहर वाला? तो पूछना ही बेवकूफी है, सामने दिख रहा है अंदर वाला ही यूज हुआ। ये कहां यूज हुआ? हुआ ही नहीं। ये वाला ऑर्बिटल यूज नहीं हुआ ना, लेकिन बाहर वाला भी यूज नहीं हुआ, तो इसको हम इनर कॉम्प्लेक्स ही बोलेंगे। जब बाहर वाला यूज होगा तो ही आउटर बोलेंगे। तो ये इनर कॉम्प्लेक्स हो गया। लो स्पिन है कि हाई स्पिन है? लो स्पिन है या हाई स्पिन है? स्पिन का मतलब होता है कैसे निकलती है स्पिन, तो उसके लिए एक फॉर्मूला है म्यू इज इक्वल टू रूट ऑफ n इंटू n प्लस 2। पहले कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन थे शुरू में? 2, वो लास्ट तक 2 ही हैं, वो पेयर नहीं हुए। जब भी इलेक्ट्रॉन पेयर नहीं होंगे, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बचेंगे, तो वो हाई स्पिन ही आएगी। देखो कितनी आएगी स्पिन बचे, 0 नहीं आनी चाहिए, उससे ज्यादा जब आएगी तो हाई स्पिन ही होगा। वो 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है इसमें, तो रूट ऑफ 2 इंटू 2 प्लस 2, तो रूट ऑफ कितना आएगा ये? 2 प्लस 2 4 टू द 8, रूट 8, तो रूट 8 जितना होगा, ठीक है। तो म्यू की वैल्यू रूट 8 आ गई। तो ये हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स बना आपका। मैं आपको फिर से बता दूं, लो स्पिन और हाई स्पिन, बच्चे बड़ा कंफ्यूज होते हैं यहां पर। लो स्पिन कॉम्प्लेक्स क्या होगा? जिसमें इलेक्ट्रॉन पेयर्ड होंगे, क्योंकि पेयरिंग से उनका स्पिन कैंसिल हो जाता है, ठीक है। लेकिन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अगर हैं तो हाई स्पिन होगा। और अनपेयर्ड कब होंगे? जब इलेक्ट्रॉन पेयर नहीं होंगे तो अनपेयर्ड होंगे, यानी जब आपका लिगेंड वीक फील्ड होगा। वीक फील्ड लिगेंड होगा तो क्या क्या होगा? चलिए एक बार ऐसे बताता हूं। अगर बच्चे आपका वीक फील्ड लिगेंड होगा तो पहली बार वो धक्का नहीं मारेगा, पेयरिंग नहीं करवाएगा। अनपेयर्ड बचे हाई स्पिन, उस केस में अंदर वाला डी भी यूज नहीं होगा तो बाहर वाला यूज होगा, तो आउटर कॉम्प्लेक्स। समझ में आ रही बात या नहीं? वीक फील्ड में हमेशा आउटर कॉम्प्लेक्स बनता है, लेकिन ये एक एक्सेप्शन है, यहाँ पे बाहर और अंदर दिन दोनों डी नहीं यूज हो रहे, तो आप इसको आउटर कॉम्प्लेक्स बोलो। मैंने पहले इनर बोल दिया, तो आप इसको आउटर कॉम्प्लेक्स बोलो, क्योंकि इनर नहीं यूज हो रहा है इसमें। क्लियर हुआ? वीक फील्ड में आउटर कॉम्प्लेक्स हाई स्पिन बनेगा, ठीक है। हाई स्पिन बना। अब पैरामैग्नेटिक है या डायामैग्नेटिक? तो बच्चे पैरा और डायामैग्नेटिक क्या होते हैं? पैरामैग्नेटिक वो सबस्टांस होता है जिसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो, तो इसमें अनपेयर्ड है ना, तो ये पैरामैग्नेटिक है, और ये मैग्नेटिक फील्ड की तरफ अट्रैक्ट होगा। पैरामैग्नेटिक अट्रैक्ट होते हैं और डायामैग्नेटिक रिपेल होते हैं, रिपेल होते हैं, ठीक है। बता दिया हमने सब कुछ, हाइब्रिडेशन हमने पहले ही बता दी थी। तो ये इनर कॉम्प्लेक्स है, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स है, नहीं सॉरी हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स है, ये लो नहीं, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स है, पैरामैग्नेटिक है। ये सारी पॉइंट्स हमने इसके बता दिए। चलिए अब एक दूसरा कंपाउंड लेते हैं, ठीक है। अब मैं कंपाउंड सेम रख रहा हूं, बस लिगेंड चेंज कर रहा हूं, तो देखते हैं क्या नतीजा निकलता है। साइनाइड ले लेते हैं, NiCN4 और 2 नेगेटिव। तो यहां पर फिर से आप निकल का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखे, क्या था? टिकोनी 3D8 4s2, ठीक है। अब निकल को आप एक्साइटेड स्टेट में डाल दो तो वो यहां पर भी +2 ही आएगा, तो ये आ गया 3D8, 4s भी 0, 4p भी 0, 4d भी 0। अब आगे लिगेंड अटैक करने के लिए, तो कौन सा लिगेंड है बबुआ? लिगेंड है हमारा साइनाइड। क्या होता है? स्ट्रॉन्ग फील्ड की वीक फील्ड? तो हम बोलेंगे सर स्ट्रॉन्ग फील्ड है, जोर से धक्का मारेगा, ठीक है। अगर जोर से धक्का मारेगा तो हो जाएगी क्या? पेयरिंग। देखते हैं कैसे पेयरिंग होगी। 1 2 3 4 5 6 7 8, लेकिन ये इधर आ जाएगा क्योंकि ये जो साइनाइड जोड़ने के लिए आ रहा है ना, ये स्ट्रॉन्ग फील्ड है, तो ये इलेक्ट्रॉन यहां से उठ के इधर आ गया, एक बॉक्स यहां खाली बच गया, सॉरी बीच में मैंने एक छोड़ दिया, SP D लिख नहीं रहा, जरूरत नहीं पड़ेगी। क्या होगा बच्चे? कितने लिगेंड थे? 4। कहां से जुड़ने शुरू करेंगे? तो पहला यहां से साइनाइड, यहां से साइनाइड, यहां से साइनाइड और यहां से साइनाइड। क्या कॉन्फ़िगरेशन आया? ये 3D था, ये 4s था, ये 4p था। तो आप बोलोगे सर D का यूज हुआ 1, तो D, S का यूज हुआ 1 बॉक्स 1 ऑर्बिटल, तो S और P के यूज हुए 2, तो DsP2।
पता चल गया। अब आ जाइए, ये पॉइंट 4 पॉइंट बताने हैं हमको इसके, जल्दी से बता दीजिए। इनर है ये, हाँ अंदर वाला डी यूज हुआ इनर है, तो ये कॉम्प्लेक्स आपका इनर हो गया। सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हैं, यानी कि ये लो स्पिन है। और स्पिन कैसे निकालते थे, अभी बताया था स्पिन कैसे निकालते थे। म्यू इज इक्वल रूट ऑफ एन इंटू एन प्लस टू। एन क्या है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, है ही नहीं बबुआ इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, तो 0 इंटू 0 प्लस 2, तो 0 है ही नहीं है, स्पिन 0 है, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स है। नेक्स्ट पैरामैग्नेटिक है कि डाया, तो सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हैं, तो ये डाया मैग्नेटिक हो गया, ये भागेगा, रिपेल होगा, ठीक है। और लास्ट में हाइब्रिडाइजेशन तो मैं बता चुका हूं, DsP2। अब ज्योमेट्री की अगर बात करेंगे तो ज्योमेट्री कौन सी होगी, तो उसके लिए आप नोट कर लीजिए, मैं बता रहा हूं। तो मैं आपको बता रहा हूं कि ज्योमेट्री कैसे हम लोग चेक करेंगे। अगर ज्योमेट्री होगी DsP2 तो कंपाउंड होगा स्क्वायर प्लेनर। अगर होगी sp3 तो कंपाउंड होगा टेट्राहेड्रल। अगर होगा sp3d2 या फिर d2sp3 तो ये दोनों ही होंगे ऑक्टाहेड्रल। तो फर्क क्या है फिर, फर्क ये है कि इसमें बाहर वाला डी यूज हुआ, ये आउटर है, इसमें अंदर वाला डी यूज हुआ, ये इनर है। तो ये था आपका बैलेंस बॉन्ड थ्योरी वाला टॉपिक, बहुत ही सिंपल है। 6 लिगेंड होंगे तो 6 डब्बे में जोड़ देने हैं आप, बहुत सिंपल। और ये 4 चीजें आपको उसमें बतानी है, ठीक है। 2 थ्योरीज मैंने बहुत अच्छे से बता दी, अगर उम्मीद करता हूं आपको ये थ्योरीज पढ़ने में मजा आया होगा, ठीक है। अब मैं आपको कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में और आपको क्वेश्चन कहां से आ सकता है थोड़ा सा आइडिया देता हूं। नोमेनक्लेचर जो है बच्चे, नोमेनक्लेचर अभी मैं शॉर्टकट में नहीं पढ़ा सकता, क्योंकि नोमेनक्लेचर में आपको लिगेंड्स लर्न करने हैं। मैं लिगेंड्स के बारे में थोड़ी सी आपको इंफॉर्मेशन दूंगा अभी। तो देखो बच्चे, जो लिगेंड्स होते हैं ना उसमें आपको एमसीक्यू आ सकता है। मैं कुछ लिगेंड यहां बना रहा हूं। सबसे पहले मैंने इसे EN बनाया। EN क्या होता है, इथेन 1,2 डाइअमाइन, NH2 CH2 CH2 NH2। ये यहां से भी जुड़ सकता है, यहां से भी जुड़ सकता है, इसमें 2 डोनर एटम्स है। और जब ये जुड़ता है ना, ये रिंग की शेप ले लेता है, मेटल के साथ जब जुड़ता है ना तो ये रिंग की शेप ले लेता है। याद रखना, एक लिगेंड होते हैं जिनको हम बोलते हैं चिलेटिंग लिगेंड्स। चिलेटिंग लिगेंड्स वो लिगेंड्स होते हैं जो जब मेटल के साथ जुड़ के कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाते हैं तो वो एक रिंग की शेप ले लेते हैं। वैसे ये भी एक एग्जांपल है चिलेटिंग लिगेंड की। दूसरे लिगेंड की टाइप है एम्बीडेंटेट। एम्बीडेंटेट लिगेंड, तो ये वो लिगेंड होगा जैसे CNS नेगेटिव, NCS नेगेटिव, CNS नेगेटिव और NCS नेगेटिव, ठीक है। ये जो 2 लिगेंड है आइसोसाइनाइड, थायो आइसोसाइनाइड, ये आपके कौन से लिगेंड हैं, एम्बीडेंटेड लिगेंड है। मतलब इसमें 2 डोनर एटम होंगी, यहां से या यहां से, 2 जगह से ही जुड़ सकता है, लेकिन एट ए टाइम ही एक ही जगह से जुड़ेगा। एक एग्जांपल और देता हूं ज्यादा क्लियर करने के लिए। NO2 नाइट्रोजन से बॉन्ड बनाता है और ONO ऑक्सीजन से बॉन्ड बनाता है। ये दोनों सेम है, लेकिन इसमें 2 डोनर साइड्स हैं, लेकिन एट ए टाइम एक ही जगह से जुड़ सकता है, तो इसको हम बोलते हैं एम्बीडेंटेड लिगेंड, ठीक है। पहला कौन सा बताया, चिलेटिंग लिगेंड, दूसरा कौन सा बताया, एम्बीडेंटेड लिगेंड। अब मैं आपको बता रहा हूं एग्जांपल ऑफ पेंटाडेंटेड लिगेंड। पेंटाडेंटेड एमसीक्यू में आ सकता है, पेंटाडेंटेड और हेक्साडेंटेड। तो इसकी फुल फॉर्म है EDTA 3 नेगेटिव, और इसकी है EDTA और 4 नेगेटिव। बट ये जब कोई जहर खा लेता है ना तो ये लेड पॉइजनिंग हो जाती है ना, तो ये बॉडी में घुसा देते हैं, लेड को अपने साथ जोड़ के बाहर निकाल देता है ये EDTA। याद रखना, इसके ऊपर 4 नेगेटिव है ना, तो लेड के ऊपर Pb2 पॉजिटिव होता है, तो ये क्या करता है, इस लेड को जोड़ता है अपने साथ, निकाल देता है बाहर, इंसान की जान बचा देता है, ठीक है। इनका स्ट्रक्चर कैसा होगा, देखो इथाइलिन, तो इथाइलिन बना लीजिए पहले, CH2 सिंगल बॉन्ड CH2, डाइअमाइन
H2NH2 डाइमाइन भी बना दिया। टेट्रा एसीटेट, तो एसीटेट लगाने के लिए आपको यहां से कम करना पड़ेगा, CH2CO नेगेटिव, CH2CO नेगेटिव, एक और H कम करना पड़ेगा, CH2CO नेगेटिव, यहां से भी H कम कर दो, CH2CO नेगेटिव। दिस इज इथाइलिन डाइमाइन टेट्रा एसीटेट, ठीक है। इसमें 6 डोनर साइट्स हैं, 1 2 3 4 5 6, 6 डोनर साइट्स हैं इसमें। और सेम ये भी यही है, बस इसमें ना एक साइड पे आपने क्या करना है, सेम बना लीजिए, बस एक साइड पे एक H ऐसे ही रहने दीजिए। सो जितना मैंने आपको बताया है इसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस आपको आएंगे। याद रखना म्यू निकालना आपको आता है एग्जाम में। म्यू मैं थोड़ा सा और करवा देता हूं, म्यू दैट इज योर मैग्नेटिक स्पिन ओनली मोमेंट, स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट। कैसे निकालते हैं, मैंने अभी फॉर्मूला लिखा था, म्यू इज इक्वल टू रूट ऑफ n इंटू n प्लस 2। जैसे क्वेश्चन आ गया निकल 2 पॉजिटिव का म्यू निकालिए, कितना आएगा, तो फी को नी 26 27 28 3d8 4s2 होता है ना, ये 2 निकालने तो निकाल दिए, 8 बचे, 1 2 3 4 5 6 7 8, 2 अनपेयर्ड है तो डाल दो फॉर्मूला n 2 इंटू 2 प्लस 2। फिर पूछ लिया आपको आयरन 3 पॉजिटिव, इसका निकालो, तो आयरन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होता है, 3d6 4s2, 2 इधर से गए 1 इधर से गया, d5 बचाइए, 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, तो डाल दो वैल्यू 5, रूट ऑफ 5 इंटू 5 प्लस 2 10 50 रूट ऑफ 50। तो इस तरह से आप म्यू निकाल सकते हो किसी का भी, बस आपको क्या करना है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन देखने हैं। तो बच्चे मैं इस लेक्चर का यहीं पे एंड करता हूं, और जितना मैंने पढ़ाया इसको जल्दी से पढ़ लीजिएगा। और लास्ट में फिर से यही बोलूंगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, आपने तो सब्सक्राइब किया ही हुआ है तभी आपको वीडियो दिख रहा है। अपने दोस्तों को भेजो और ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर करवाइए अगर वीडियो अच्छा लगे तो। थैंक यू।